Hello everyone, welcome back. In this video, we are continuing with chapter 1 of ecology. This is part 2. Part 1 हम कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 का और उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है. आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं. Now let us start with part 2 of this particular chapter. इसमें हम ecology लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. अब तक हमने इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल के इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया है. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम को मेनली. सो इकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हमने उसे डिफरेंट लेवल में ऑर्गेनाइज किया है और उसको हम उसी हिसाब से पढ़ते हैं. जब हम किसी स्पीशीज के एक इंडिविजुअल को पढ़ते हैं, दैट इज इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी. एंड व्हेन वी स्टडी अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज, किसी एक जीव की पूरी पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, तब उसे हम पॉपुलेशन लेवल कहते हैं. और जब हम किसी कम्युनिटी को पढ़ते हैं ऑफ अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम, दैट इज कम्युनिटी लेवल, जिसमें हम अलग अलग जीव के बारे में स्टडी करते हैं. देन कम्स इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में क्या होता है, हम एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स को मिलाकर पढ़ते हैं, जो भी एक स्पेसिफिक एरिया में और उसी पर्टिकुलर टाइम में मौजूद होते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का. बायोस्फीयर कहाँ पर होता है? बायोस्फीयर में जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों जब एक जगह पे मौजूद होते हैं, तो उसके बीच में बायोस्फीयर क्रिएट होता है, यानी जीवन उत्पन्न होता है. जब पानी, हवा और वायु एक जगह पे मौजूद होते हैं, तो वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पनप पाते. सो बायोस्फीयर इज दैट पर्टिकुलर प्लेस. और इकोसिस्टम क्या है? बायोस्फीयर का ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसमें कम्युनिटी रहती है, लिविंग बींग्स की, जीव रहते हैं और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरैक्ट करते हैं, मटीरियल्स भी एक्सचेंज करते हैं. अब इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? इकोसिस्टम में प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाटर, सॉइल, पीपल, ऑल आर पार्ट ऑफ ecosystem. Ecosystem vary greatly in size and elements, but each is a functional unit of nature. तो ecosystem जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं, और उसमें जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एबायोटिक एंड बायोटिक, वो साइज में वेरी करते हैं. इकोसिस्टम एक पेड़ भी हो सकता है और एक बड़ा सा जंगल भी हो सकता है. सो इसका जो साइज है वो वेरी करता है. Everything that lives in an ecosystem is dependent on the other species and elements that are also part of that ecological community. So जितने भी जीव जंतु हैं जो एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, वो उसी इकोसिस्टम में रहने वाले अन्य स्पीशीज के ऊपर, प्रजातियों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने एनर्जी सोर्स के लिए. If one part of an ecosystem is damaged or disappears, it has an impact on everything else. अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो जाता है इकोसिस्टम का, ये डिसअपेयर कर जाता है, तो इसका पूरा इम्पैक्ट आपको पूरी कम्युनिटी पे देखने को मिलेगा, पूरे इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा. जैसे कि यहाँ अगर वाटर स्कार्सिटी हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी, पेड़ पौधे की कमी हो जाएगी, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो भी यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो भी मूव आउट कर जाएंगे. तो ये इकोसिस्टम एक तरीके से कोलैप्स कर जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी एलिमेंट्स मौजूद है इकोसिस्टम के अंदर, वो फंक्शनल हो और एक तरीके से स्ट्रक्चर में हो. When an ecosystem is healthy, it means that all the elements live in balance and are capable of reproducing them. जब पूरा इकोसिस्टम हेल्दी होता है, यानी सस्टेनेबल होता है, इसका मतलब सारे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उस इकोसिस्टम में, वो बैलेंस में है, और जितने भी जीव जंतु उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल है. इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज सिंगल ट्री और लार्ज एज अ एंटायर फॉरेस्ट. इकोसिस्टम एक छोटे से पेड़ के बराबर भी हो सकता है और एक जंगल के बराबर बड़ा भी हो सकता है. सो दिस इज व्हाट इकोसिस्टम इज अबाउट. वहां पर आपको नॉन लिविंग फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे और लिविंग फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे. देन अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम बनता किन चीजों से? सो इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स जो है वो सेम है. इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, वातावरण में भी क्या होता है, बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं. वही इकोसिस्टम में भी आपको बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स देखने को मिलेंगे.
तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो एबायोटिक फैक्टर्स आर द इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो जितने भी अजीवित चीजें हैं या इनऑर्गेनिक चीजें मौजूद हैं दुनिया में, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। द एबायोटिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, एनर्जी एक्सेट्रा। एबायोटिक में क्या क्या आ जाता है? मिट्टी, पानी, हवा, लाइट और एनर्जी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व केमिकल्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इसमें केमिकल्स भी आते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और फिजिकल प्रोसेसेस भी आते हैं। जो फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं जैसे वोल्केनो, भूकंप, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स, क्लाइमेट्स, वेदर कंडीशन, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। जितने भी ये प्रोसेसेस होते हैं जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, बाढ़ आना, या जंगलों में आग लगना, या क्लाइमेट चेंज होना, मौसम चेंज होना, सब कुछ क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है। एबायोटिक फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेयर एंड हाउ वेल एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन इट्स एनवायरनमेंट। सो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं यही बताते हैं कि कैसे एक जीव उस एनवायरनमेंट में रहने वाला है। अगर ये एबायोटिक कंपोनेंट्स एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएंगे तो वहां पर जीवन उपस्थित नहीं हो पाएगा। जैसे कि बार बार कहीं भूकंप आएगा तो क्या वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी? या किसी एक पूरे एरिया में बाढ़ आ जाए तो क्या वहाँ जीवन रह पाएगा? नहीं। सो एबायोटिक फैक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर बायोटिक फैक्टर्स टू एग्जिस्ट। Although these factors interact with each other, one single factor can limit the range of an organism. हालांकि ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते रहते हैं, पर इनमें से कोई भी एक फैक्टर बढ़ जाए तो वो एक ऑर्गेनिज्म की रेंज को लिमिट कर सकता है। अब वन बाय वन हम एबायोटिक फैक्टर्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम द सन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। सो जो सन से एनर्जी मिलती है वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सन से जो एनर्जी मिलती है वो बहुत ही एसेंशियल है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं होते, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट्स द सन डायरेक्टली सप्लाइज द नेसेसरी एनर्जी। प्लांट्स के केस में सन डायरेक्टली एनर्जी सप्लाई करता है प्लांट्स को। सिंस एनिमल कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली, दे ऑब्टेन इट इनडायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, उससे डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकते हैं। सो वो इनडायरेक्टली लेते हैं उन प्लांट्स को खाकर, कुछ एनिमल्स को खाकर। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि घास फूस, बकरी क्या करती, घोड़ा क्या करता है? घास फूस खाता है, और बकरी को शेर खाता है। तो बकरी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, और शेर क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। और प्राइमरी प्रोड्यूसर है हमारे प्लांट्स, घास फूस। एनर्जी डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। और ये जो एनर्जी है वही डिटरमाइन करती, वही बताती है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रहेंगे एनवायरनमेंट में। देन कम्स रेनफॉल। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वाटर क्या है? हर जीव जंतु के लिए बहुत ही असेंशियल है, बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन एन एक्वस मीडियम। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में वो कैसे होते हैं? एक्वस मीडियम में होते हैं। और वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और वाटर जो है हमें हाइड्रेट करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। फर्दर वाटर बॉडीज फॉर्म द हैबिटाट फॉर मेनी एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे कि सी हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ये बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स का घर है। देन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक क्रिटिकल फैक्टर है एनवायरनमेंट का जो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल को। ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट ओनली अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम और आप, जीव जंतु जो हैं, जैसे जानवर है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो एक हद तक ही तापमान को झेल सकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर से क्या होगा? इंसान की मृत्यु हो जाएगी, वो उसे नहीं झेल पाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, दोनों ही केसेस में ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर को नहीं झेल सकते। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर भी क्या है? एबायोटिक फैक्टर है एनवायरनमेंट का। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंडीशंस सुटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हेल्दी बायोस्फीयर ऑन दिस प्लैनेट। सो एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट अ लेयर ऑफ एयर जो कि अर्थ के सराउंडिंग में मौजूद है, और वो क्या करती है? लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है? O2 मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है जिसे हम इनहेल करते हैं। सबस्ट्रेटम की बात करें तो जमीन के नीचे की जितनी भी लेयर्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेटम।
So land is covered by soil and a wide variety of microbes, protozoa, fungi and small animals thrive in it. So जो लैंड है वो मिट्टी से कवर्ड है, माइक्रोब्स भी उसमें मौजूद है, प्रोटोजोआ, फंजाई और कुछ छोटे छोटे एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स वाले उसमें पनपते हैं, थ्राइव करते हैं. रूट्स ऑफ प्लांट्स पर्स थ्रू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर. और जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी के नीचे से होकर गुजरते हैं ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, न्यूट्रिएंट्स और पानी को जमीन के नीचे से एब्जॉर्ब कर सके. ऑर्गेनिज्म कैन बी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक. और जितने भी जीव जंतु हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो जमीन पे रहते हैं या तो वो पानी में रहते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव ऑन लैंड. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो जमीन पे रहने वाले होते हैं, और एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स या माइक्रोब्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, या तो सी में भी रहते हैं, खारे पानी में भी रहते हैं, या फ्रेश वाटर में भी वो मौजूद होते हैं. सम माइक्रोब्स लिव इवन इन हॉट वाटर वेंट्स अंडर द सी. कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हॉट वाटर वेंट्स में रहते हैं समुद्र के अंदर. अब उसके अलावा कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए. कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं. फिर लिपिड्स हो गए, ह्यूमिक सब्सटेंसेस हो गए, फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन डीकम्पोजिशन. सो डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में ये सब बनता है. सो ये भी क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट्स, फोस्फेट्स, आयंस ऑफ वेरियस मेटल्स आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. तो ये सब जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है. अब आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे. तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे कि हमारी जो धरती को गर्म रखने में मदद करती है. CO2 क्या करती है, CO2 जो है वो हीट को ट्रैप करती है, पर अगर CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो वो क्या करेगी, ज़्यादा हीट ट्रैप करेगी, एंड जिसके रिजल्ट में ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलती है. अब हम अगर बात करें तो हमारी जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो भी क्या हैं, वो भी तो जीव हैं. तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए CO2, और उसके बदले में वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. अगर ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. अब अगर हम बात करें लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड की, एबायोटिक फैक्टर्स के, तो लैटिट्यूड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एन एरियाज टेम्परेचर. तो लैटिट्यूड का बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस होता है, असर होता है किसी भी एरिया के टेम्परेचर पे, इन चेंज ऑफ क्लाइमेट सच एज पोलर, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. कैसे, लैटिट्यूड क्या होता है, सबसे पहले तो लैटिट्यूड जो है वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, अर्थ के ऊपर इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस होती हैं हमारे, और इनकी वजह से भी हमें टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखता है. कैसे, सो आइए ऐसे समझते हैं. दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ, और सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड इक्वेटर. यहाँ पर है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन कम्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, तो सेंटर पे सबसे ज़्यादा सन की हीट पहुँचती है. फिर उसके बाद उसकी रेडिएशन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है तो किरणें क्या हो जाती है, टेढ़ी होती जाती है, स्लैंट होती जाती है. तो वैसे ही वहाँ पर टेम्परेचर कम होने लगता है. तो जितना इक्वेटर में गर्मी होगी उतना आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में नहीं देखने को मिलेगा. और अगर आप पोलर रीजन्स में जाएंगे तो वहाँ पर तो ठीक से सोलर रेडिएशन, सोलर हीट पहुँचती ही नहीं है, तो वहाँ पर उतनी गर्मी होती नहीं है. तो ये जो लैटिट्यूड है वो हमारे एरिया के टेम्परेचर को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है, और वहाँ के क्लाइमेट को भी डिसाइड करता है. जैसे पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में उतनी कंपैरेटिवली गर्मी नहीं होती, पर इक्वेटर में आपको सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी. दीज क्लाइमेट्स डिटरमाइन डिफरेंट नेचुरल बायोम्स. और ये जो क्लाइमेट है, अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर होना, वो क्या करता है, अलग अलग हैबिटाट्स बनाता है, अलग अलग तरीके के बायोम्स बनाता है. सी लेवल से लेकर हाईएस्ट पीक तक वाइल्ड लाइफ भी इन्फ्लुएंस होती है ऊंचाई की वजह से. दिस इज एल्टीट्यूड. सी लेवल से जब जितना आप ऊपर जाएंगे उसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड. और ये भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे ही वहाँ का फ्लोरा फौना होगा, कैसा वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी. एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज द एयर बिकम्स कोल्डर एंड ड्राई. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हवा सूखी होती जाती है और ठंडी होती जाती है. और ऊपर जब हम जाते हैं तो एयर प्रेशर भी डिक्रीज होता है, और इससे हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी इफेक्ट होती है. अब हम बात करते हैं मेनली बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में. तो बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स
और उन्हें क्लासिफाई किया जाता है उनके फंक्शनल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से प्रोड्यूसर्स में और कंज्यूमर में, कि वो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है। सो बायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम और उनकी एक्टिविटीज। सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स। ये बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया और एल्गे भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। क्या हम ह्यूमंस अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। वी आर डिपेंडेंट आइदर ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड और ऑन द मीट ऑफ animals. So they synthesize carbohydrates from simple inorganic raw materials like carbon dioxide and water in the presence of sunlight by the process of photosynthesis for themselves. ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते बनाते इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस एंड सप्लाई इनडायरेक्टली टू अदर नॉन प्रोड्यूसर्स। और जो वो खाना प्रोड्यूस करते हैं फिर उसे इनडायरेक्टली नॉन प्रोड्यूसर्स को देते हैं। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली हर्बिशियस। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बेसिकली हर्बिशियस होते हैं, ग्रासेस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं। वाइल इन एक्वाटिक इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर वेरियस स्पीशीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गे। अब अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जमीनी इलाकों में हर्बिशियस और वुडी प्लांट्स बेसिकली प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जो पानी वाला इलाका होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, उसमें सर्टेन माइक्रोस्कोपिक एल्गे जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। देन यहाँ हमने बात कर ली ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। उसके बाद करते हैं बात कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर्स को हेट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं या फैगोट्रॉफ्स भी कहते हैं, यानी अदर नरिशिंग, दे गेट नरिशमेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। कंज्यूमर्स आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते और अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। वो ऑर्गेनिक फूड पर डिपेंडेंट होते हैं जो प्लांट्स से डिराइव करते हैं वो, या एनिमल से डिराइव करते हैं, या बोथ। कंज्यूमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, नेमली माइक्रो एंड मैक्रो कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स दो तरीके से ब्रॉडली डिवाइड किए जाते हैं, एक होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स और एक होते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स। सो हेट्रोट्रॉफ्स पहले तो बात कर लेते हैं, वो भी कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले होते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं। फिर आते हैं कार्निवोरस जो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। फिर ओमनीवोरस जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल मीट भी खाते हैं। फिर आते हैं डेट्रीवोरस। अब डेट्रीवोरस क्या है? वो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं जो डेट्रीटस को फीड करते हैं, जो भी डेड डिकेइंग मैटर होता है या इनऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर फीड करते हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, दे फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। मैक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, और उनको कैटेगराइज किया जाता है उनके फूड सोर्सेज के आधार पर। हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो घास फूस खाते हैं जानवर, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं विच फीड मेनली ऑन प्लांट्स, जो मेनली प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि आ गया गाय और रैबिट। सेकेंडरी कंज्यूमर फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। वही बात है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि काउ, रैबिट, इन्हें खाते हैं। उसमें आ जाता है वूल्फ। फिर आते हैं कार्निवोरस विच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर आ जाते हैं हमारे कार्निवोरस जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खा जाते हैं, आर कॉल्ड टेरिशरी कंज्यूमर्स, और इन्हें टेरिशरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। So tertiary consumers are animals that consume other animals to obtain nutrition from them. जैसे कि lions हो गया जो wolves को खाते हैं। Omnivorous are organism which consume both plants and animals. Omnivorous की कैटेगरी में वो प्रजाति आती, वो जीव आते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। Herbivorous only plant eating animals। फिर आ जाते हैं कार्निवोरस जो मीट खाते हैं, सिर्फ घास फूस नहीं खाते, और ओमनीवोरस जो होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। उसमें आ जाते हैं मैन, जैसे ह्यूमंस क्या है, वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, एंड मंकी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रो कंज्यूमर्स जिन्हें सैप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इसमें डीकम्पोजर्स आते हैं और उन्हें ऑस्मोट्रॉफ्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, माइक्रो कंज्यूमर्स को सैप्रोट्रॉफ्स और ऑस्मोट्रॉफ्स भी कहते हैं। दे आर बैक्टीरिया एंड फंजाई विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट बाय डीकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो ये जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं उसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई जो कि अपने एनर्जी के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए और पोषण के लिए डीकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक
सब्सटेंसेस को खाते हैं, जैसे डेट्रीटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। मैक्रो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, खाने को पहले इंजेस्ट करते हैं, माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक्सक्रीट कर देते हैं और उसी को डेट्रीटस कहते हैं। जो एक्सक्रीट कर दिया जाता है वेस्ट बॉडी से उसे डेट्रीटस कहते हैं और डेट्रीटस को ही ये माइक्रो कंज्यूमर्स खाते हैं, चाहे वो प्लांट का डेट्रीटस हो या एनिमल का हो। द प्रोड्यूसर्स ऑफ डिकम्पोजिशन सच एज inorganic nutrients which are released in the ecosystem are reused by producers and thus recycled। प्लांट के डेट्रीटस के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे पत्ते का जो भी रिमेन्स होते हैं, जो छूट जाते हैं, फिर वो क्या होता है, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से इकोसिस्टम में आ जाते हैं सॉइल की वजह से और प्रोड्यूसर्स उसे रिसाइकिल करके यूज कर लेते हैं। Earthworm and certain soil organisms such as nematodes and arthropods are detritus feeders and help in the decomposition of organic matter and are called detrivorous। क्योंकि वो detritus को खाते हैं इसीलिए वो detrivorous कहलाते हैं। कौन? nematodes and arthropods। तो ये क्या है, सॉइल ऑर्गेनिज्म है और ये क्या करते हैं, detritus को फीड करते हैं, detritus खाते हैं ये। देन हमने बात कर ली इकोसिस्टम में क्या क्या मौजूद होता है, जैसे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। पर इकोसिस्टम को क्लासिफाई भी किया जाता है उनके रीजन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है और दूसरा होता है एक एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में आते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स और एक्वाटिक यानी पानी वाले इलाके वाले जो इकोसिस्टम होते हैं उसमें आता है फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर और मरीन वाटर। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। Ecosystems are capable of maintaining their state of equilibrium. They can regulate their own species structure and functional processes. This capacity of ecosystem of self-regulation is known as homeostasis. So ecosystem जो है वो अपनी species के structure को और उनके functional processes को अच्छे से regulate कर पाता है और सेल्फ रेगुलेशन का जो ये उसकी कैपेसिटी है उसकी वजह से उसे होम्योस्टेसिस के नाम से भी जाना जाता है। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो हमें इकोसिस्टम से क्या क्या मिलता है, सबसे पहले फूड, फ्यूल, फाइबर और इकोसिस्टम से हमें शेल्टर भी मिलता है और बिल्डिंग मटेरियल्स भी मिलते हैं, जैसे कि हमें रॉक्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जिससे हम टाइल्स बना सकते हैं या लकड़ी मिलती है जिससे हम फर्नीचर बना सकते हैं। सो मेनी थिंग्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर इकोसिस्टम। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर होता है इकोसिस्टम में, डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए भी हमें इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है। स्टेबलाइजेशन एंड मॉडरेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट, और इकोसिस्टम अर्थ के क्लाइमेट को स्टेबलाइज करता है और मॉडरेट करता है। जनरेशन एंड रिन्यूएबल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है इकोसिस्टम और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को भी कंटिन्यू रखता है। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स होता है इकोसिस्टम में, इंक्लूडिंग मेनी क्रॉप्स, कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, maintenance of genetic resources as key input to crop varieties and livestock breeds, medicines and products, कल्चरल एंड एस्थेटिक बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं इकोसिस्टम के माध्यम से। सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक बनी रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट